चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैथ के साथ अब आप लोग की हिस्ट्री की भी क्लास चालू हो चुकी है, और एकदम बेसिक तरीके से, जहाँ से एकदम लो से लो कैटेगरी जहाँ से स्टार्ट होती है फिजिक्स, सॉरी हिस्ट्री, मैं वहाँ से आप लोगों को लेके सामने आया हूँ। और मैं आप लोगों को बस वही चीज़ पढ़ाऊँगा, वही चीज़ कहानी की तरह पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगी, और हिस्ट्री कभी आप भूलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, जब भी आपको ये मौका मिले आप एक बार रिकॉल कर ले, यानी कि वीडियो को फिर से देख ले, आपके फिर से आपका वो चीज़ हो जाएगा याद, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से आपके दिमाग में हिस्ट्री को फिट कर दूंगा कि आप एक बार नाम लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैं अब थोड़ा सा देखिए, कहने का मतलब कि जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है कि आधे घंटे का वीडियो हो जा रहा है, तो मतलब कि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, भैया मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा होके आपको ये रिवीजन करवा के फिर से पढ़ा के फिर आपको कहानी की तरह सुना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, और ये हिस्ट्री का क्लास है, एकदम मज़े से पढ़िए, दिमाग फ्रेश करके पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी ये क्लास। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूंगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, आप ही लोगों के डिमांड पे ये क्लास मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो के साथ प्रेम दिखाएं, स्नेह दिखाएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, तो चलिए फटाफट, मैं अभी तक आप लोग के लिए एक हिस्ट्री का क्लास लेके आऊँ। ठीक है, और ये आपके सामने वो ब्लैक बोर्ड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, आपको एमटीए से लेके बीपीएससी वगैरह तक, दरोगा वगैरह तक, जो भी बिहार पुलिस जो भी है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं। सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? हेरोडोटस। ठीक है, मैंने इतिहास को 3 काल में बांट दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तो बच्चे मुझे मिले कि आज तक हम लोग इतिहास के प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल ही जानते हैं। ठीक है, यहाँ से तो भैया यहाँ का सवाल कहाँ गया? ठीक है, तो ध्यान से पढ़े। ठीक है, तो मैंने बताया क्या कि इतिहास कितने कांड खंडों में मैंने बांट दिया? 3 कांड खंडों में, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से देखिए कि कितना सारा क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से पूछता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, आपसे सबसे प्रथम क्वेश्चन ही पूछता है कि कौन से काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिली है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिली है, क्योंकि उस समय आदमी जो मानव था वो आदि मानव की तरह जिंदगी व्यतीत करता था। ठीक है, इसलिए वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आगे बढ़िए, अब एक बार पूछा था सवाल, यूपीएससी वगैरह में जब आप बैठेंगे तो वो खखोर के सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्या पूछा था कि आपसे पूछा था कि कौन सी काल को ग्रामीण काल, निम्नलिखित में से किस काल को ग्रामीण काल कहा गया है? उसमें वो क्या दे दिया था कि प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया था। तो एकदम याद रखें, प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि उस समय लोग जो है खाना बदोश टाइप की जिंदगी जीते थे, और वो क्या कहते हैं, एक ग्रामीण सभ्यता की तरह जीते थे, ना कि शहरी। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी सभ्यता शहरी भी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन समझते चलेंगे। फिर है, एक बार पूछा था सवाल ऐसे कि किस काल को स्टोन एज कहा जाता है? तो पाषाण काल को ही स्टोन एज कहा जाता है, उसी का इंग्लिश को आपको मतलब कि ये किया है। ठीक है, तो पाषाण काल को ही हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज इसलिए कहते हैं ताकि उस समय पत्थरों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। जो भी हथियार उस समय मनुष्य के पास थे वो पत्थर के थे। उनको कोई भी शिकार करना होता था, बड़े बड़े चट्टानों को क्या करते थे कि धक्का देके उसको गिराते थे, और उससे जो भी मतलब कि जो भी आपकी पशु उससे क्या होते थे कि मृत्यु हो जाती थी, उनको खाना बना के वो खा जाते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। इसके 3 काल खंड है। ठीक है, कितने खंड है? 3 काल खंड है। देखिए पूरा पाषाण काल, ऐसे मैनुअली आपका ताम पाषाण काल भी है, लेकिन अब सबसे पहले आप देखेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, कितनों में मैंने बांट दिया? 4 में। एकदम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और माइंड को एकदम ओपन करके रखेंगे। ठीक है, तो मैंने कितने काल खंडों में बांटा? 4। कौन सा? पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, मैंने कल भी बता दिया था कि उत्तर पाषाण काल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में उस समय मनुष्य जो था अपना जिंदगी किस तरीके से व्यतीत करता था? तो खाना बदोश टाइप का जिंदगी व्यतीत करता था। किस तरीके का? खाना बदोश टाइप का जिंदगी व्यतीत करता था। खाना बदोश, एक सेकंड, चलिए, खाना बदोश। ठीक है, तो खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि यहाँ आज जहां भी खाना मिला वहां खाएं और आगे की तरफ मूव करते गए। ठीक है,
आदि मानव टाइप का जिंदगी व्यतीत करता था। लेकिन आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आग, ठीक है, ये क्या है, आग, ठीक है। मनुष्य पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर लिया था। कैसे? दो पत्थरों की रगड़ से उसमें क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। और उस समय क्या होता, हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो और पत्ता उत्ता पूरा ढेर लगा हो, ऐसे वो लोग रगड़ रहे होंगे और उससे चिंगारी निकल के उसमें आग पकड़ लिया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की खोज उन्होंने उस समय पूरा पाषाण काल में कर लिया था, किसका, आग का, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से आप दो ही चीज याद रखें कि अब जो पूरा पाषाण काल में वो बड़े बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, अब वो यहाँ पे वो छोटे छोटे औजार का, हथियार का प्रयोग करने लगते। पत्थर के ही थे लेकिन अब छोटे छोटे थे, ठीक है। इसके बाद वो अंतिम संस्कार करना चालू कर दिए थे, ठीक है। इसका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि वो खेती करना चालू कर देते थे। जब भी आप यूपीएससी बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में आप बैठेंगे तो सारा क्वेश्चन जो होता है एकदम बेसिकली तौर से यहीं से आते हैं, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट आप क्लियर कर ले। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या था, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या था कि वो खेती करना चालू कर दिए थे, ठीक है, खेती करना चालू कर दिए थे। तो जब खेती आप करोगे तो खेती तभी कर सकते हो जब आप एक जगह अपना आवास बनाओगे तब। इसके बाद क्या था कि वो अस्थायी निवासी भी रहने लगे, ठीक है। और वो क्या था कि मतलब हमेशा सवाल पूछता है कि मनुष्य सर्वप्रथम किस जानवर को मतलब कि पाला या मतलब उपयोग में लाया, चाहे जो भी। तो कुत्ता जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम पालना शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना है। खेती करना चालू किया, अगर खेती करेगा तो उसको रहने का घर भी चाहिए, तो आवास हो गया। आवास की रक्षा करने के लिए किसका चाहिए, तो कुत्ता को भी पाल लिया। इसके बाद मन का क्या होता है, बहुत बड़ा घड़ा, और ये पहिया, ठीक है। अब देखिए पहिए का भी आविष्कार किसमें कर लिया था, नवपाषाण काल में। तो यहाँ से आप घेरते चले, जिस चीज को हम घेर रहे हैं आपको इस चीज को एकदम याद ही मतलब करना है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो किसका, पहिया। तो वो किए क्या कि उस समय माटी का जो मट्टी को गीला करके वो क्या करते थे, कुछ ऐसे बना रहे होंगे जिसके कारण वो गोल बन गया, ठीक है। तो पहले वो खेती करते थे तो खेत से हाथ में लेके, ठीक है, हाथ में लेके वो घर आते थे। तो पता चलता था कि मतलब कि गिरता था, कुछ आता था, समय भी ज़्यादा लगता था। तो मट्टी का वो उन्होंने ऐसे गोल टाइप का कुछ बनाया होगा, ठीक है। तो वैसे बना के उन्होंने डाले तो देखे कि बहुत सारा आ भी रहा है और गिर भी कम रहा है, ठीक है। तो उसी का एक आकार दे दिए। आकार देने को ही क्या है, मन का तो घड़ा हो गया। उसमें वो लोग खाना मतलब कि जो भी अनाज होती थी उसको रखना भी चालू कर दिए। और उसी समय वो क्या हुआ कि पहिए का भी आविष्कार कर लिया, ठीक है। अब खेती से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कब खेती करना चालू किया था, तो 7020 ईसा पूर्व। कितना, 7000 ईसा पूर्व में खेती करना चालू किया था। और कहाँ किया था, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम किस चीज की खेती की थी, तो जौ और गेहूं की थी, ठीक है। इसके बाद जब आप हाई लेवल में क्वेश्चन आप जाते हैं, बैठते हैं, तो वो क्वेश्चन दे दिया था कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था वो किन दो पहाड़ियों के बीच में था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी नाम थे जिसके बीच में उन्होंने खेती करना चालू किया था। उत्तर पाषाण काल, जिसमें उत्तर पाषाण काल क्या, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसमें मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी, ठीक है। आगे चल के आपको इसका इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आप इतना सारा आपको याद कर ले। जैसे ये आपका गेहूं जौ, ये आपका तांबा, सुलेमान और किरथर, ये सब पाकिस्तान मेहरगढ़, ये सब चीज आप याद कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपके सामने रख दिया। ये पीछे क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है, ठीक है, और इसको मैंने आज डिटेल्स में भी आपको फिर से रिकॉल कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किधर बढ़ते हैं, तो अर्ध ऐतिहासिक काल में। चलिए तो अर्ध ऐतिहासिक काल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसकी कहानी खत्म हो गई तो मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अर्ध ऐतिहासिक काल, देखिए सबसे पहला ही उसका सवाल होता है, देखिए अर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए ये कहानी आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसका जो भी सवाल आपको पूछने होता है डीपली से डीपली और ऐसे, ये सवाल आपका खत्म हो गया। अर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन होता है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो वो आपका अर्ध ऐतिहासिक काल है,
ठीक है, आर्य ऐतिहासिक काल है। कौन सी सभ्यता माने किस काल को शहरी सभ्यता कहा गया है, तो आर्य ऐतिहासिक काल को ही शहरी सभ्यता कहा गया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से आपको 3 चीज याद करना है कि सबसे प्रथम बार देखिए, सबसे पहला चीज कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता। दूसरा इसमें क्या है कि कांस्य, ठीक है, और तीसरा इसी में हो जाता है कि तीसरा हड़प्पा, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, हड़प्पा, हड़प्पा। अब देखिए कहता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। उस समय के लोग जो सिंधु घाटी थी, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो शहर की तरह जीवन व्यतीत करते थे। इसकी मतलब कि कहने का मतलब कि एक प्रॉपर ढंग से शहर बसाया हुआ था कि नाला किधर होना चाहिए, सड़क किधर होना चाहिए, सड़क पक्की होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर ढंग से बसाया हुआ था, ठीक है। जैसे इसीलिए उसको क्या कहा गया, शहरी सभ्यता कहा गया। कांस्य युगम थी, मतलब कि पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगम थी। और इसी का नाम सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है, थोड़ा सा तो समय लग रहा है, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट आप बिल्डअप कर लेंगे तो आपके दिमाग में मतलब कि एक कहानी की तरह बैठ जाएगा। अभी तो मैं आपको बोलूं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन है, आर्य ऐतिहासिक काल के पिता कौन है, ऐतिहासिक काल के कौन से पिता हैं। तो टोटली कहने का मतलब कि इतिहास जो यहाँ से है, हेरोडोटस ने पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया था, इसीलिए कहा गया था। लेकिन अगर आप डीपली पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट बुशफुट, ठीक है, इसका अगर पिता कहे, इसका अगर पिता कहे तो रॉबर्ट बुशफुट। आगे ऐतिहासिक काल के अगर पिता आपसे कहे तो जॉन मार्स, ठीक है। अगर इसका पिता कहे, इसका अगर पिता कहे तो जॉन मार्स, ठीक है, जॉन मार्शल, सॉरी गलती हो गया, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। देखिए तो ये कहानी हो गया, समझ गया। तो अब यहां से आपकी जानकारी सबसे पहले होगी कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, ठीक है। आप कहीं भी वीडियो देख ले, कुछ भी देख ले, आपको इस तरीके से कहीं भी नहीं बताया जाता है। सीधे सीधे अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, वो पूरा लिखा लिखाया आ रहा है, पेन से सब कुछ आपको बता दिया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ बेनिफिट ये है कि एकदम क्लासरूम की तरह आपको मतलब फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, और एक डायग्राम की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास तो मैप है नहीं, लेकिन आपको भी जानकारी है कि ये जो है, ये भारत का जो नक्शा है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, अब जो थोड़ा सा समझ ले, ये क्या है, ये हमारा पाक है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो पहले ये क्या था कि इस समय में ये सब चीज क्या था, हमारे पास ही था, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे, आप मैक्सिमम देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उस समय सिंधु सभ्यता यहीं से मिली है। यानी कि भारत के इसी क्षेत्र से आपको पता होगा कि लगभग 32 लाख वर्ग फुट में पूरे भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें 13 लाख, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में किसका, सिंधु सभ्यता का उस समय मिला है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि ये सब चीज, तो सवाल आपसे कैसे पूछता है कि देखिए मैक्सिमम शहर कहाँ मिले हैं, तो आपको ये सब बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले आप एक चीज देख ले, भारत के इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में ही, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में जितनी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा जो है, ठीक है, ये सब कहाँ, पाकिस्तान में ही मिले हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ही मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि आप यहां से समझ गए। अब देखिए कि मैप है नहीं, लेकिन मैप अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ पे आपके मैप के द्वारा आपको इस तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप कर देता, ठीक है। तो लेकिन आप पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जो भी चीज थी, जैसे कहने का मतलब कि आज हमारे, अगर बिहार को ही लिया जाए तो बिहार से जो सबसे बीचों बीच जो गंगा नदी निकलती है, ठीक है, तो कोई भी अगर साइड से उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, अगर वो मेन रूप से कहाँ आके मिलती हैं तो गंगा में ही मिलती हैं, ठीक है। तो जो भी जिस नदी के किनारे अगर कोई भी सभ्यता मिलती है, वो नदी मतलब मुख्य रूप से कहाँ जाके मिल रही है ये देखा जाता है, ठीक है। तो सब नदी जो देखा जा रहा था वो कहाँ, सिंधु नदी में मिल रही थी, ठीक है। इसलिए हर एक स्थल को एक बार मिला के क्या किया गया, उसको सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया।
क्या दे दिया गया, सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम आपको स्टार्ट करते हैं क्या, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। अब देखिए सिंधु सभ्यता, अब यहां तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता, ठीक है, मैंने बता दिया कि इसको कैसे कैसे इसका नामकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे कि मैं आपको नाम लिख रहा हूं। ठीक है, चार्ल्स मेंशन। ठीक है, चार्ल्स मेंशन पहला नाम। देखिए आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेंशन ने दिया था। कौन किसने दिया था, चार्ल्स मेंशन ने। चार्ल्स मेंशन ने दिया था। जानकारी किसने दिया था, सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मेंशन ने दिया था। मेंशन। ठीक है, चार्ल्स मेंशन ने दिया था। देखिए थोड़ा बहुत आप लोग थी कर लीजिएगा, मैं सुधार के लिख दूंगा, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया था, चार्ल्स मेंशन ने दिया था। ठीक है, इसकी सर्वेक्षण, देखिए जानकारी तो चार्ल्स मेंशन ने दे दिया, लेकिन सर्वेक्षण किसने किया, तो सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम। ठीक है, सर्वेक्षण मतलब कि उसकी सर्वेक्षण किसने किया था, तो ये किया था जेम्स कनिंघम। किसने किया था, जेम्स कनिंघम। तो जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेंशन ने। सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है, इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके आगे आप बढ़ेंगे तो नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल। नामकरण किसने किया कि ये सिंधु होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह की नदी जाके कहाँ मिल रही थी, सिंधु में, इसलिए इसका सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। तो इसका नामकरण अगर आपसे पूछे तो जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने किया था। अगर आपसे खुदाई पूछे, कि इसकी खुदाई किसने की थी, ठीक है, सॉरी इसकी खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, आप कंसेप्ट याद कर लें। ठीक है, कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेंशन ने। उसका सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम किया। उसका जॉन मार्शल ने उसकी मतलब कि क्या किया, उसके जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया और दयाराम साहनी ने इसकी क्या की, खुदाई की। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में है, तो त्रिभुजाकार। किस आकार में है, त्रिभुजाकार में है। और कितना वर्ग, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, त्रिभुजाकार है और ये है। तो देखिए आप एकदम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ ले कि सिंधु सभ्यता से कैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन कैसे करता है। वो सबसे प्रथम पर पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेंशन ने। सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम ने। और इसकी नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने किया था। इसकी खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब किया था, तो 1921 में किया था। और सिंधु सभ्यता के आकार किस तरीके से है, तो त्रिभुजाकार है। और ये कितना मतलब कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब यहां से अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप फटाफट पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिखे और फटाफट पूछना चालू कर दें। ठीक है, चलिए एक सवाल है कि इसका कालखंड कब से कब तक है। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जगह यहां पे 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से, जल्दी बोलिए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, छोड़िए यहां लिख देता हूं।
इसका काल समय यहाँ 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे काल भी पूछता है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए होंगे। देखिए भाई, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं इसको बैक करके फिर से इसको ला सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें और इसको आराम से समझें। अब चलिए, कहने का मतलब कि किस तरीके से सवाल अब आते हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि किस आकार में सिंधु सभ्यता है, तो त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक है, तो वो एक सवाल ऐसे पूछता है। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछता है, देखिए याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। क्या है? दक्षिण। सवाल कैसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता पूरब में कहां तक फैली हुई थी, उत्तर में कहां तक फैली हुई थी, दक्षिण पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी, दक्षिण में कहां तक फैली हुई थी, किस नदी के तट पे थी, ये कहानी पूछता है। और यहीं पे लड़के चक्करिया जाते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आता है कि हम चलिए सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन नहीं ले, कैमरा हिलने के चलते थोड़ा सा वीडियो ये हो गया था। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सिंधु सभ्यता है किस किस दिशा में कहाँ तक फैली है और उसका अंतिम छोर कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में अगर हम लोग देखेंगे तो मांडा। क्या देखेंगे? उत्तर में मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा। ठीक है, उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। और पूरब में जाएंगे तो पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। 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 ठीक है, इसके बाद अगर आप दक्षिण में आएंगे तो क्या है? दक्षिण में सुतकांगडोर। सुतकांगडोर। ठीक है, देखिए सुतकांगडोर। आपको विश्वास नहीं करेंगे, ये सब चीज मैं आपको इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप चलते फिरते आराम से हंसी खुशी याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो स्थान हो गया कि पूरब में कहा आलमगीरपुर, दक्षिण में कहा दैमाबाद, उत्तर में कहा मांडा। ठीक है, ये स्थान हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नदी आपसे पूछता है कि पूरब में आलमगीरपुर जो है वो किस नदी पे है, या पूरब में किस नदी पे आलमगीरपुर है, तो ये आपको याद करना होगा। और हिंडन 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 कौन सा? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। और दक्षिण में आपका कौन सा है? परवरा। परवरा 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 नदी। और ये आपका मांडा। मांडा में कौन सी नदी है? तो चिनाब। चिनाब चिनाब नदी। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को हिलने के चलते थोड़ा सा ये हो जाता है, प्रेशर आ जाता है। डाक्स नदी। और ये कौन सा है? तो आपका डाक्स नदी। कंटेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी है आपको एकदम परिपूर्ण रूप से सामने है। ठीक है, तो कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए, अब फटाफट हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग चारों दिशा में बांट दिए। किस आकार का है भैया? तो त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, तो पूरब में कहा आलमगीरपुर, उत्तर में कहा मांडा, दक्षिण में कहा दैमाबाद, पश्चिम में कहा सुतकांगडोर। ठीक है, इसके बाद नदी देखिए तो मांडा चिनाब नदी पे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, दैमाबाद आपका परवरा नदी पे है, और ये डाक्स नदी पे है। ठीक है, याद हो गया।
अब आप कहिएगा कि इसको आप याद कैसे करवाइएगा। अभी आपने बोला कि इसको हम एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में याद करवा देंगे, यानी कि आप हंसते खेलते याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक ट्रिक। ठीक है, क्या बता रहे हैं? एक ट्रिक आपको याद कर लेना है। ट्रिक क्या है कि सम बराबर क्या होता है? सम बराबर आपको ऐड होता है। सम बराबर आपको क्या होता है? ऐड होता है। यानी कि सम बराबर ऐड, सम मतलब जोड़ और ऐड मतलब ही क्या होता है? जोड़ होता है। तो देखिए, स से सूतकांगडोर, ठीक है, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद। याद हो गया? यानी कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे पूछे कि स्थान क्या है, तो सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड, स से सूतकांगडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद। अब आप बोलेंगे कि ये तो स्थल हो गया, ये क्या हो गया? स्थल हो गया। अब नदी के बारे में भी बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि डच हैं पर भारत में नहीं। ठीक है, तो भारत में जब नहीं है तो इसको क्या कीजिए? काट दीजिए। ये आपका नदी कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका नदी। तो देखिए, ड से डाक्स नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिना नदी, प से परवरा नदी। याद हो गया? एकदम फटाफट एक बार रिकॉल कर ले। देखिए, स्थान के लिए सम बराबर ऐड, स से सूतकांगडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद। ठीक है, इसके बाद नदी के लिए डच है पर भारत में नहीं है। जब भारत में नहीं है तो उसको काट दीजिए। ड से डाक्स नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी और र से परवरा नदी। याद हो गया? चलिए, तो ये आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया सब कुछ। अब हम लोग चलेंगे कि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या चलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल। तो आपको देखिए, अब हम लोग प्रमुख स्थल अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यहां तक आप समझ गए। अब अगले वाले वीडियो में इतना समय नहीं लगे, हम लोग टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितना मेहनत लग रहा है आप लोगों को वीडियो तैयार करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना भी आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए, इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।